स्क्रीन विजिबल है? यस गुड। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। ये जो आया यूनियन बजट 2021-22, उसमें जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट स्पीच दी, बजट स्पीच सुन के ऐसा लगा था कि बजट बेस्ड बजट है, बहुत सारे चेंजेस भी नहीं है एंड एक जनरल व्यू बजट का आ रहा था। जब फाइनेंस बिल देखा तब पता चला कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो निर्मला सीतारमन जी ने उनकी फाइनेंस स्पीच में कवर नहीं किए गए थे। उसका मतलब ये जो बजट है वो हाथी के दांत जैसा है, ऐसा कह सकते हैं कि दिखाने के दांत अलग थे और जो एक्चुअल खाने के दांत है वो अलग है। सबसे पहले ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं। अभी तक ऐसा था, नॉर्मली जो लोगों का इंटरप्रिटेशन था ये कहता था कि जीएसटी हमें डे टू डे बेसिस पे देखना है एंड इनकम टैक्स साल के एंड में जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तब देखना है। धीरे धीरे वो व्यू चेंज हो रहा है एंड इनकम टैक्स भी डेली बेसिस पे देखना पड़े, वैसे अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। उसमें से कुछ रियली वेलकम अमेंडमेंट्स है एंड उसकी देखा जाए तो जरूरत भी थी, बट कुछ अमेंडमेंट्स है जिससे कंप्लायंस बर्डन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अभी जो बात करेंगे हम इनकम टैक्स की, वो इनकम टैक्स का टोटल रेवेन्यू ऑफ इंडिया है, उसमें 14% कंट्रीब्यूशन है जो हम ये चार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद रेट्स ऑफ टैक्सेस के अंदर इस साल कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर जो चेंजेस आए थे जिसमें 2 स्कीम दी गई थी, ऑप्शन दिया गया था एसएससी को कि आपको अगर नए ऑप्शन में जाना है तो भी जा सकते हैं, पुराने में रहना है तो भी आप रह सकते हैं। इसके पीछे जो विजन था गवर्नमेंट का, वो विजन ये था कि धीरे धीरे उनको जो डिडक्शंस दिए जा रहे हैं उसको कम करना है और उसके साथ ही रेट ऑफ टैक्स भी कम करना है, जिससे इजीनेस आए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। उसी वजह से उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो भी 30% से कम करके 25% तक कर दिया, जिसके अंदर भी कुछ डिडक्शंस भी उन्होंने रिड्यूस किए कि ये डिडक्शंस आप नहीं लेके 25% इनकम टैक्स भी भर सकते हो। ये सारे रेट्स ऑफ टैक्सेस है जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट मैंने जो इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो फॉर द रेफरेंस पर्पस ही यहाँ पे ऐड किया है कि डोमेस्टिक कंपनीज के भी कितने ऑप्शन है अलग अलग और कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं अलग अलग इनकम टैक्स रेट, सरप्लस, सेस, वो सब मिला के उसकी एक झांकी, एक झलक यहाँ पे दी है मैंने। इसके बाद अभी हम आ जाते हैं जो अमेंडमेंट्स इस फाइनेंस बिल में प्रपोज किए गए हैं। उसमें जो एक चेंज था, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि अभी हम धीरे धीरे कंप्लायंस बर्डन कम कर रहे हैं और उसी रीजन से जो सीनियर सिटीजन को एक रिलैक्सेशन दिया गया कि सीनियर सिटीजन जो 75 इयर्स एंड अबो एज के हैं उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्या बुक? नहीं, सॉरी। इसके अंदर एक्चुअली जब एक्सप्लेनेशंस पढ़े तो एक्सप्लेनेशन में था, क्योंकि जब मीडिया में भी देखा लोगों ने तो यही था कि 75 इयर्स एंड अबो एज के हैं तो अभी से हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, इवन हमारे जो एक दो क्लाइंट्स के फोन भी आए जो कि अभी से हमारे पिताजी का रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी एज 76-77 इयर्स है, ऐसा मीडिया में आ रहा है। तो एक्चुअली इसके पीछे लोगों ने एक बार तो ये भी सोचा था कि अच्छा अभी पिताजी के रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है तो उसके अंदर बहुत सारी इनकम दिखा देते हैं और हम में से कम कर लेते हैं तो टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए, एक माइंड में थिंक आई थी। लेकिन जब डीप में देखा, जब हमने एक्सप्लेन किया उनको कि 75 इयर्स एंड वो जो सीनियर सिटीजन है उनको भी रिटर्न फाइल करने का कंपलसरी है अगर उनकी इनकम
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। सिर्फ जो एग्जम्पशन मिला है एंड एप्लीकेबल है वो उसके क्राइटेरियाज ये है कि जो इनकम रिसीव हो रही है उसमें सिर्फ 2 टाइप की इनकम होनी चाहिए, एक पेंशन और एक इंटरेस्ट इनकम। वो भी एक स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट होनी चाहिए, जो बैंक एंड बैंक अकाउंट्स गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी थ्रू गवर्नमेंट रूल्स। एंड उसके बाद इंडिविजुअल को डिक्लेरेशन फाइल करना रहेगा बैंक के साथ कि मेरी ये दोनों इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं है। अगर कोई डिडक्शंस उनको क्लेम करने हैं तो वो डिडक्शंस के बारे में बैंक को इंफॉर्मेशन देनी है। फिर आपके बदले बैंक आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगी एंड फिर वो जो इनकम टैक्स आएगा वो टीडीएस के तौर पे आपके जो इनकम है उसमें से डिडक्ट कर लेगी और फिर आपको वो इनकम देगी। तो अभी ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ ये 2 इनकम वाले सीनियर सिटीजन है उनको बेनिफिट है, अगर वो ऐसा हो जाएगा कि उनका रिटर्न अभी जो बैंक फाइल करेगी उनकी जगह पे। उसके बाद एक जो दूसरा अमेंडमेंट सीतारमन जी ने प्रपोज किया वो था कि टैक्स ऑडिट की जो लिमिट थी वो प्रेजेंटली 1 करोड़ टैक्स, अगर 1 करोड़ रुपीस सेल्स और टर्नओवर है और उससे ज्यादा सेल्स और टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है हर एक असेसी को। उसमें इन द प्रीवियस बजट 2020 में एक अच्छा अमेंडमेंट प्रपोज किया था, जो गवर्नमेंट का जो विजन है डिजिटल इंडिया एंड उसमें सारे पेमेंट्स डिजिटली हो, उसके लिए उन्होंने एक प्रपोजल दिया था लास्ट बजट में कि अगर कोई भी एंटिटी की सारी रिसिप्ट में 95% रिसिप्ट डिजिटल मोड से हो रही है, अदर देन कैश मोड से हो रही है, और सारे पेमेंट्स मतलब 95% ऑफ ऑल पेमेंट्स अगर बैंकिंग चैनल थ्रू हो रहे हैं तो उनकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ है उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया जाएगा। वही 5 करोड़ लिमिट को इस साल 10 करोड़ कर दिया गया है। ये इसके पीछे का रीजन एक ही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपके बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन, वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हो और इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। इसके बाद जो तीसरा अमेंडमेंट आया था वो थी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, जो उन्होंने रिड्यूस कर दी थी। इसके पीछे सीतारमन जी ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट की भी जो सिस्टम्स है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, वो फास्ट हो रही है। उसके साथ लोगों में भी फास्टनेस आ रही है एंड इंडिया को फास्टली ग्रो करना है। इसीलिए जो लिमिट जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो लिमिट है वो तो जैसे 31 जुलाई, 30 सितंबर, कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन के केसेस में 30 नवंबर है। उसके बाद अगर आप वहां तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो साल खत्म होने तक आपको टाइम मिलता था, 31 मार्च तक टाइम मिलता था कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। वैसे बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के कुछ लॉसेस भी थे, जैसे कि अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता था। कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो थे वो नहीं मिलते थे बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से। लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉर्मल इंडिविजुअल थे जो 31 मार्च से पहले ही रिटर्न फाइल करते थे, जिनकी टैक्स लायबिलिटीज नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस करके उसको प्रीपोन्ड कर दिया है 3 मंथ से, एंड अभी से हर एक बिलेटेड या तो रिवाइज्ड रिटर्न 3 months बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 दिसंबर जो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इस साल का जैसे 31 मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 में, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है नॉन कॉर्पोरेट असेसी को, तो ड्यू डेट उसकी आएगी रिटर्न फाइलिंग की 30 सितंबर 2022। बिलेटेड रिटर्न उनको फाइल करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2022 तक, जो प्रीवियस लॉस के हिसाब से लास्ट डेट आ रही थी 31 मार्च 2023। और उसी के साथ जो असेसमेंट है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) है, जो रिटर्न प्रोसेसिंग की टाइमलाइन है, वो भी उन्होंने घटा के
31 दिसंबर 2020 तक फ्रीज कर दी। वैसे ही अगर नॉन टैक्स ऑडिट असेसी है तो उनकी लास्ट डेट रहती है 31 जुलाई 2022, तो उनको भी 31 दिसंबर 2022 तक अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना है, और अगर रिटर्न में कुछ गलती बाद में पता चलती है तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना है। कॉर्पोरेट एसएससी की लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 जो प्रपोज्ड बजट के हिसाब से नॉर्मल है, और फिर बिलेटेड या तो रिवाइज रिटर्न उनको भी 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर देना रहेगा। अब जब स्पीड की बात हुई कि ये सारे रिटर्न जल्दी जल्दी फाइल करने पड़ेंगे, जो रूटीन लाइफ है उसमें स्पीडनेस लानी पड़ेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल ये दिया कि स्पीडनेस लाने में हम हेल्प करेंगे, आपके रिटर्न की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम खुद से आपको फील करके देंगे, जो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम आपको दिखेगी, जो आपको फील करनी नहीं पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो अलग अलग एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स के अलावा हो गई, देन कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस के लिए जो अथॉरिटीज है वहां से भी वो इंफॉर्मेशन लेती है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लब करके और टैक्स रिटर्न जो है ये टीडीएस की जो इंफॉर्मेशन है वो तो इनकम टैक्स के पास खुद के पास ही है। तो अभी तक जब हम सैलरी रिटर्न फाइल करते थे तो उसमें सैलरी इनकम जो फॉर्म 16 के हिसाब से ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होती थी, जो टैक्स पेमेंट्स किए हैं और टीडीएस की इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होती थी, और उसी के बेस पे रिटर्न फाइल हो जाता था। अभी उस ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग में कुछ एडिशंस किए गए हैं कि ये भी इंफॉर्मेशन अभी ऑटो पॉपुलेट दिखेगी। उसमें है कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक रिटर्न में दिखेगी। इससे दो चीज होगी, अभी तक हमारे जैसे नॉर्मली कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई ऐसे बोलता है कि सर ये इतना इनकम टैक्स भरने को आ रहा है, तो आप ये जो छोटे बहुत शेयर्स में डीलिंग करते हैं बोलते हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन मत दिखाओ, जो होगा देख लेंगे। ये चीज अभी से नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि जो ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है आपके रिटर्न में, उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए ही वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो आपको आपके रिटर्न में कंपलसरी दिखानी पड़ेगी, भले ही इसके ऊपर इनकम टैक्स भरना आए। इसके बाद और एक प्रोविजन आया, रिडक्शन इन टाइमलाइन फॉर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि असेसी ही स्पीड बढ़ाए, हम भी स्पीड बढ़ाएंगे और हमारा काम भी जल्दी जल्दी करेंगे। उसके साथ उन्होंने एक चीज और लाई, या इस अमेंडमेंट प्रपोज किया। अभी तक क्या था प्रेजेंटली कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते थे उसके बाद वो प्रोसेसिंग होके असेसमेंट होता था, वो असेसमेंट रीओपन हो सकता था 6 साल तक, और अगर कुछ सीरियस टैक्स फ्रॉड्स है तो 10 साल तक वो इनकम टैक्स वो रिटर्न रीओपन हो सकता था, एंड उसमें असेसमेंट के जो भी रिप्लाईज है वो सबमिट करने पड़ते थे। इससे क्या होता था कि बहुत सारे बिजनेसेस को अगले 6 या तो 10 साल तक उनकी सारी बुक्स संभाल के रखनी है, और उसके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहती थी कि कभी भी उनका असेसमेंट या तो रीअसेसमेंट आ सकता है। उसको गवर्नमेंट ने कम करके 6 से 3 इयर्स कर दिया है। और अगर सीरियस टैक्स इवेजन है, सीरियस टैक्स इवेजन की डेफिनेशन दी कि अगर इनकम कंसीलमेंट 50 लाख से अबोव है तो वो 10 साल तक खुला रहेगा। अभी मैं इसको वेलकमिंग प्रोविजन मानता हूं, रीजन बीइंग कि जो भी इनकम कंसीलमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर तो असेसमेंट होना ही चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का सही प्रोविजन है। और जो नॉर्मल है उसके लिए उन्होंने 6 से 3 साल कर दिया, तो 3 साल के बाद आप रिलैक्स हो सकते हो, हाँ 3 साल खत्म हो गए, अभी रीअसेसमेंट नहीं आएगा, तो जो भी गलतियां थी पुराने रिटर्न में वो सारी निकल जाती है। इसका एक मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि पहले क्या था, पहले ऐसा था कि अप टू 1 लाख अगर इनकम कंसीलमेंट है तो 4 साल तक रीअसेसमेंट हो सकता था,
और उससे ऊपर है तो 6 साल तक की लिमिट थी। ये प्रोविजन को टेक्निकली देखा जाए तो ऐसे ड्राफ्ट किया उन्होंने कि लोगों को लगा कि ये बहुत बढ़िया आया, एक तो अच्छा प्रोविजन है, पर जब बैकएंड पे देखते हैं तो ऐसा भी है कि ये अच्छे से ज्यादा बुरा प्रोविजन है उन लोगों के लिए जो टैक्स इवेजन करते हैं। कैसे? तो अभी जो 1 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया 3 साल तक, पर 3 साल के बाद जो 50 लाख से ऊपर के जो टैक्स इवेजन के केसेस है उसमें 10 साल तक की लिमिट कर दी। और उससे भी ऊपर ये जो उन्होंने इसमें और भी प्रपोजल दिए है कि हम ऐसे ही कोई भी रीअसेसमेंट नहीं करेंगे, हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन होगी प्लस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से अप्रूवल मिलेगी तो ही इनकम टैक्स ऑफिसर रीअसेसमेंट कर पाएगा। उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और कौन सी इंफॉर्मेशन कंसीडर होगी असेसमेंट रीओपन करने के लिए, उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हो गया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से ही सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके, सारे कैलकुलेशंस करके जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा वो इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाएगा रीअसेसमेंट के लिए। उसके बाद अगर सीएजी इंफॉर्मेशन देती है तो उस इंफॉर्मेशन को भी कंसीडर किया जाएगा। एंड थर्डली, सर्च एंड सीजर केसेस अगर है कि जो जैसे बोलते हैं कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के हाथ में लगती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाएगा असेसमेंट को रीओपन करने के लिए। और उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर रीअसेसमेंट ओपन करके असेसमेंट वापस से कर सकता है, आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, एडिशनल डिमांड रेज कर सकता है। ये सारे पावर्स इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिए गए हैं। और एक वेलकमिंग प्रोविजन डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट में ही आया कि अभी तक जो अपील फाइलिंग थी, जो असेसमेंट थे, वो सारे फेसलेस हो गए हैं और उसके बाद अपील्स भी इसमें जैसे एक एक स्टेजेस है कि पहले असेसमेंट होता है, उसके ऊपर अपील फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आईटेट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अगर उसके भी ऑर्डर में हमें संतुष्टि नहीं है तो उसके ऊपर हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अभी तक फेसलेस असेसमेंट हो गया था, असेसमेंट फेसलेस एंड उसके बाद अपील भी फेसलेस हो गई थी, जिसमें कोई भी पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होगा, सीधा वहां से नोटिस आती है, वो भी ईमेल थ्रू आ जाती है एंड अब जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे भी दिखती है। मैं इवन यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हर एक जो असेसी है उनको खुद से उनके ईमेल आईडीज जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज है उनको रेगुलरली चेक करना है। अगर कोई भी इनकम टैक्स से इंफॉर्मेशन आती है, वो मैसेज थ्रू भी आती है, तो उनको उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेजेस को, उसके बाद ईमेल्स को, एंड अगर देख पाए इनकम टैक्स की वेबसाइट को भी रेगुलरली विजिट करना है और उसमें देखते रहना है कि कोई भी नोटिस आई है कि नहीं, क्योंकि अभी कोई नोटिस स्पीड पोस्ट थ्रू आपके घर पे नहीं आएगी, वो डिजिटल मोड से आती है। तो जो सिस्टम पहले थी, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पहले थी, वो चेंज हो चुकी है, हर एक को वो फॉलो करना रहेगा, वरना फिर सीधा नॉन अपीयरेंस फ्रॉम योर साइड ऐसा होके ऑर्डर आ जाता है, वन साइडेड ऑर्डर पास होगा। उसके बाद अभी से ये अब मैं बजट में प्रपोज किया कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको भी फेसलेस कर देंगे और उसके एक नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर ओपन करेंगे। उसमें उन्होंने एक प्रोविजन दिया, अभी जो ये सिस्टम है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी नहीं है। उससे एक दिक्कत कभी कभी ये आती है कि हम जो सबमिशंस देते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन, जो सामने बैठ के हम जो एक्सप्लेन कर पाए उनको, ये सारे एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट हो जाते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट थ्रू उनको समझाए। तो इस बजट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी प्रावधान किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू से पर्सनल हियरिंग भी हो सकेगी। बाकी फेसलेस जो पब्लिक इंटरेक्शन था उसको पूरा नलीफाई कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं पे करप्शन कम हो उसका भी फोकस दिया गया है। इसके बाद जो ये एक प्रोविजन आया जो समझ में ही नहीं आया कि ये प्रोविजन का एप्लीकेशन अप्लाई कैसे होगा इन प्रैक्टिकल लाइफ में,
कैसे ये प्रोविजन को लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये आया एक प्रपोजल है कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय डिडक्टिव और कलेक्टिव। इसमें निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि जो लोग ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल्स नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर एक तो पेनल्टी कुछ होनी चाहिए, तो उनके जो टीडीएस डिडक्शन है वो रेट को डबल कर दिया, और अगर वो डबल रेट 5% से कम आ रहा है तो 5% कर दिया गया है। जिसमें उन्होंने जो पर्सन स्पेसिफाई किए वो कौन से पर्सन है कि जिनके प्रीवियस 2 इयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और उनके टीडीएस 50,000 से ज्यादा कट हो रखा है पिछले दोनों साल में। तो जो पेयर है, अभी प्रैक्टिकल में मैं एग्जांपल भी देता हूं कि ये कैसे होगा। जैसे कोई सर्विस ली, या तो इवन अभी तो गुड्स के ऊपर भी टीडीएस है, तो कोई गुड्स परचेस किया, उसका जब भी पेमेंट करेंगे तब ये चीज ध्यान रखनी है कि उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है कि नहीं है। सबसे पहले अगर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पर्सन ने प्रीवियस 2 इयर्स में रिटर्न फाइल किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उनके 26 एएस में जो टीडीएस डिडक्शन है वो 50,000 से कम है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको जो टीडीएस रेट थे, फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेशनल फीस के ऊपर 10% नॉर्मल टीडीएस रेट है, जो अभी कोरोना टाइम पे 7.5% हो गया था, वो आपको 7.5% ना होके 15% डिडक्ट करना है। अभी मेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आ रही है, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पता कैसे चलेगा कि सामने वाले ने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है। अब सामने वाला उसके खुद के इनकम टैक्स रिटर्न तो शेयर करता नहीं फिरेगा मार्केट में कि ये देखो मेरे इनकम टैक्स रिटर्न है, मैंने फाइल कर दिया है। तो इसके लिए एक प्रपोजल भी दिया है कि आप ऐसा एक पोर्टल बनाओ, जैसे जीएसटी में भी एक पोर्टल है जिसमें सिर्फ जीएसटी नंबर डालने से पता चलता है कि उसके प्रीवियस कितने रिटर्न्स फाइल हुए हैं। वैसा ही एक पोर्टल इनकम टैक्स के लिए भी बनाओ जिसमें पैन नंबर डालने से पता चले कि उन्होंने प्रीवियसली कितने रिटर्न फाइल किए हैं, और अगर नहीं किए तो उसमें टीडीएस 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हो रखा है। अदरवाइज ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पेयर को कैसे पता चलेगी, ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। अभी उसमें जो प्रीवियस 2 इयर्स की बात करी उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें उन्होंने बोला कि प्रीवियस 2 इयर्स immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted, for which the time limit of filing return of income under subsection 1 of section 139 has expired। उसका मतलब होगा, अगर हम सिंपली समझे कि 30th जून, ये इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल है इसलिए मैंने डेट ये रखी है, अदरवाइज इसकी जो इफेक्ट आएगी वो इसके बाद से आएगी। अगर ट्रांजैक्शन 30th जून 2021 को होता है इंडिविजुअल के साथ, जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2021, कौन से साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो अभी तक तो रिटर्न फाइल नहीं हुआ होगा क्योंकि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न गई ही नहीं है। तो आपको कंसीडर करना है उससे भी प्रीवियस 2 इयर्स, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ये 2 साल में अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और उसकी टीडीएस 50,000 से, टीडीएस या तो टीसीएस 50,000 से ज्यादा डिडक्ट या तो कलेक्ट किया हुआ है, तो आपको टैक्स रेट डबल करना, टीडीएस रेट डबल करना पड़ेगा। और अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है 15 अक्टूबर 2021 को, जिनकी लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई 2021 थी, तो फिर प्रीवियस ईयर में कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड फाइनेंशियल ईयर 2019-20। इसके बाद और एक खतरनाक प्रोविजन आया जो भी टीडीएस के बारे में ही है कि डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। लास्ट अक्टूबर 2020 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि अभी सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया टीसी, अगर गुड्स सेल करते थे, और उसमें क्राइटेरिया थे अलग अलग की
जो भी सेलर है उसकी प्रीवियस ईयर में उनका टर्नओवर 10 करोड़ से अगर ज्यादा है एंड करंट ईयर में जो जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके साथ ट्रांजैक्शन की अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो ही वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा था। उसमें प्रोविजन ये था कि अगर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है एंड करंट ईयर में 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया उस असेसी के साथ, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना रहेगा। धीरे धीरे लोगों ने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड टीसीएस कलेक्ट करते गए। अब इसमें प्रैक्टिकली दो डिफिकल्टी आ रही थी। इसमें टीसीएस कलेक्ट कब करना रहता है? रिसिप्ट के बेसिस पे कलेक्ट करना है। जब आप फॉर एग्जांपल गुड्स दिया, उसके साथ इनवॉइस दिया, जब वो इनवॉइस नॉर्मली इनवॉइस में 60 to 90 डेज की क्रेडिट मिलती है, तो उस क्रेडिट पीरियड में जब भी रिसिप्ट होगी, जब पेमेंट आएगा सामने की पार्टी से, उसके साथ टीसीएस की अमाउंट भी कलेक्ट करनी है। अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रहा था? अब सामने वाले को तो ये चीज ध्यान में नहीं रहेगी क्योंकि वो तो पेमेंट कर रहा है, उसको तो कम से कम पेमेंट करना है, तो वो नॉर्मली पे कर देगा। फिर आपको एक डेबिट नोट अलग से रेस करके उनसे वो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था। धीरे धीरे लोगों ने एक प्रैक्टिस लाई जो लीगल प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन उस प्रैक्टिस में उन्होंने क्या किया कि इनवॉइस में ही वो टीसीएस चार्ज कर लेते थे। तो उससे जो उसके बाद डेबिट नोट वाली जो सिस्टम थी वो बंद हो गई, वो कम हो गई और सीधा इनवॉइस में ही टीसीएस कलेक्ट करके दूसरे मंथ पे पेमेंट कर देते थे, तो वो चैप्टर क्लोज हो जाता था। लेकिन उसमें थोड़ा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता था, लेकिन ठीक है, कंप्लायंस बहुत कम हो जाता था। अभी ये जो टीसीएस था उसके साथ इस बजट में टीडीएस इंट्रोड्यूस किया कि अभी से अगर कोई भी बायर जिसका पहले जो टीसीएस के प्रोविजन थे उसमें सेलर की बात कर रहे थे, अभी जो टीडीएस का प्रोविजन आया, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 194Q, उसमें बताया गया कि अगर कोई भी बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में एंड करंट ईयर में वो किसी सेम पार्टी से 50 लाख से ज्यादा का परचेज करता है, तो उसको उसके परचेज के पेमेंट पे 0.1% टीडीएस कट करना है। वो भी 0.1% नॉर्मल नहीं दिया था, वो एक्सीड 50 लाख रुपीस था। जो एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर 60 लाख का परचेज करते हैं तो उसमें से जो 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो माइनस करनी है और उसके बाद जो बचा 10 लाख रुपया उसके ऊपर 0.1% टीडीएस कट करना है, यानी कि ₹1000 ओनली। अभी ये जो प्रोविजन आया वो दो एरियाज है जहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे कि अगर कोई भी टैक्स ऑलरेडी या तो कोई दूसरे सेक्शन में दूसरे प्रोविजन में टैक्स डिडक्ट हो गया है। ये कब बात है कि एक सेक्शन है सेक्शन 194C कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में भी दो चीज आती है, एक मटेरियल एंड एक सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई पेमेंट करते हैं जिसमें भले ही मटेरियल रिसीव हुआ है लेकिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है एंड उसमें 194C में टीडीएस कट कर रहे हैं 2% या तो 1%, तो फिर ये सेक्शन 194Q में टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरा था कि अगर टीसीएस कलेक्ट हुआ है, सामने वाली पार्टी ने टीसीएस कलेक्ट किया है, तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अभी कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट हुआ कि जब ट्रांजैक्शन होगा कि गुड्स सेल करेगा, सेलर सेल करेगा, बायर जो है वो गुड्स परचेस करेगा। अभी मान लेते हैं कि दोनों की प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है एंड करंट ईयर में जो ट्रांजैक्शन हुआ ये भी 50 लाख से ज्यादा है, तो दोनों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। जो सेलर है उसको टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, जो बायर है उसको टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें? तो फिर एक प्रोविजन एक जगह पे क्लियर किया कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो टीडीएस डिडक्ट करना है, और टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। इससे प्रॉब्लम यह आया कि जो
रूटीन बनाया था, रूटीन प्रैक्टिस लोगों ने बनाई थी कि इनवॉइस के ऊपर ही टीसीएस चार्ज कर लेंगे, वो प्रैक्टिस टोटली बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वो इनवॉइस रेज कर रहे हैं तब उनको पता ही नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन है जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस कट करेगा या तो नहीं करेगा। तो उनको तो अभी जस्ट एक इनवॉइस रेज करना है जो सेल ऑफ गुड्स की फिगर है उसी के साथ। फिर अगर पेमेंट में टीडीएस कट होके आया, ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि अगर पेमेंट में टीडीएस कट होके आया तो फिर सारे कंप्लायंसेस ऑटोमेटिक हो गए और कुछ नहीं करना है। और अगर पेमेंट में टीडीएस कट होके नहीं आया, सामने वाली पार्टी ने पूरा पेमेंट कर दिया, तो फिर आपको अलग से एक डेबिट नोट रेज करनी है जिससे टीसीएस कलेक्ट करना है और वो टीसीएस कलेक्ट करके दूसरे मंथ में गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अब जब अमाउंट देखी तो बहुत छोटी थी कि अगर 60 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी सिर्फ 1000 रुपीस की इफेक्ट आ रही थी। पर अगर डिटेल में स्टडी करेंगे और रेप्लिका इफेक्ट देखेंगे तो देखो ये कितनी बड़ी है। मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है कि अगर उसमें एज्यूम है कि सारे जो 10 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, टर्नओवर लिमिट है, और ट्रांजैक्शन जो है वो एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें से थ्रेशोल्ड माइनस करके नेट बैलेंस जो 50 लाख आया उसके ऊपर 0.1% का टीडीएस या तो टीसीएस आएगा, तो उसकी फिगर आएगी 5000। पर अगर किसी के पास सामने वाला पेन या तो आधार प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो 0.1% बढ़ के हो जाते हैं 5%, तो आपको 2,50,000 डिडक्ट या तो कलेक्ट करना है। यहां तक भी एक बार देखा जाए तो ठीक है, पर अगर ये टीडीएस के जो 5,000 रुपीज थे, अभी सिर्फ मैं टीडीएस की बात करूंगा कि अगर ये टीडीएस के जो 5,000 रुपीज थे वो डिडक्ट नहीं किए जो करने थे, तो क्या होगा कि वो जो पूरा ट्रांजैक्शन है, परचेस ट्रांजैक्शन, जो एक्सपेंस में बुक होता था एंड उसका डिडक्शन मिलता था, उसमें 30% डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब 15 लाख, जो 50 लाख का नेट फिगर था उसके 30% मतलब 15 लाख डिसअलाउ हो जाएंगे, और उसकी अल्टीमेट जो इफेक्ट आती है वो 30% इनकम टैक्स 15 लाख के ऊपर आपको ज्यादा भरना पड़ेगा, और उसके ऊपर अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज एंड सेस अलग से। तो ये अभी डे टू डे लाइफ में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो जब आपकी सेल ऑफ गुड्स करते हो तो सामने वाले ने टीडीएस डिडक्ट किया या नहीं किया ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं किया तो टीसीएस कलेक्ट करना है। और अगर आप कोई गुड्स परचेस करते हो तो उसके ऊपर कंपलसरी, और अगर टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है आपको तो कंपलसरी टीडीएस कट करे, अदरवाइज उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ी हो जाती है। अभी ये ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें उन्होंने एसएससी को बहुत ही हैरान किया, तो कुछ अच्छे प्रोविजंस भी देने पड़ेंगे। तो उस अच्छे प्रोविजंस के तहत एक प्रोविजन आया कि जो रेंटल हाउसिंग की स्कीम थी, एक्चुअली इसमें प्रधानमंत्री का विजन जो था कि हर एक के पास एक घर होना चाहिए, छोटा तो छोटा लेकिन हर एक का खुद का घर होना चाहिए। और अगर कोई माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, उनके लिए एक रेंटल हाउसिंग का भी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का भी उनका जो सपना था वो उन्होंने अप्लाई किया था। इनकम टैक्स में उसके ऊपर बेनिफिट दिए गए थे कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पर्सन है वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट डाल रहा है और वो प्रोजेक्ट से अफोर्डेबल हाउसिंग बना के सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर जितना भी इनकम टैक्स आएगा वो 100% डिडक्शन दे गया था। प्रॉफिट का 100% डिडक्शन अलाउ कर दिया था लास्ट ईयर के बजट में। वो 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा था, जिसको बढ़ा के 31 मार्च 2022 तक कर दिया है कि अभी 31 मार्च 2022 तक जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे में 100% प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा। और सामने भी जो एसएससी परचेस कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, उसको भी एटीसी के 1.5 लाख के अलावा इंटरेस्ट के, जो लोन लेके परचेस करते हैं, वो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1.5 लाख 1,50,000 तक एडिशनली अलाउ किया था
जो भी प्रीवियस बजट में 31 मार्च 2021 तक ये प्रोविजन था, जिसको बढ़ा के 31 मार्च 2022 तक कर दिया था। अभी एक और नॉर्मल बिजनेस में एप्लीकेबल होने वाला एक चेंज आया जो अभी तक चल रहा था कि पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू अ फंड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अभी तक ऐसे गवर्नमेंट रूलिंग्स भी थी, ऐसे कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी थे, जिसमें ऐसा चल रहा था कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ का पेमेंट नहीं किया है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट तक वो रिटर्न फाइल वो पीएफ का पेमेंट कर सकते थे और उसका डिडक्शन मिल जाता था सेम फाइनेंशियल ईयर में। इसके ऊपर एक केस लो भी था, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जीएसआरटीसी का केस लो था, जिसमें भी कोर्ट ने यही कहा था कि जो अगर कोई भी एसएसी मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है पीएफ का वो रिटर्न फाइलिंग डेट तक पेमेंट कर देता है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेम फाइनेंशियल ईयर में। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट लॉस हो रहा था। ये इंटरेस्ट लॉस को कम करने के लिए और इंटरेस्ट लॉस एम्प्लॉइज को ना हो इसलिए इस बजट में नया प्रोविजन अमेंड किया, जिसमें उन्होंने बोला कि अभी कंपल्सरी पेमेंट नेक्स्ट मंथ जो उस फंड के जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वही एप्लीकेबल होंगे, जैसे पीएफ में या तो दूसरे फंड में 10th एंड 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको पेमेंट करना है। वही डेट तक अगर पेमेंट किया तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इवन टैक्स ऑडिट में भी जो हम चेक करते थे कि अगर पीएफ का पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले वो पीएफ का पेमेंट हो जाता है तो डिडक्शन दे देते थे और वो डिडक्शन अलाउ हो जाता था। भले ही वो इन्फॉर्मेशन हम टैक्स ऑडिट में डालते थे पूरी कि कौन सी डेट का पीएफ कौन से चालान से कौन सी डेट को फाइल हुआ है कौन से मंथ के लिए, वो पूरी इंफॉर्मेशन देते थे पर डिडक्शन नहीं करते थे। अभी से अगर कोई भी मंथ का पीएफ नेक्स्ट मंथ की ड्यू डेट से पहले नहीं पेमेंट हुआ है तो वो सीधा डिसअलाउ हो जाएगा, वो सीधा डिसअलाउ करना है टैक्स ऑडिट में भी। ये एक चेंज आया। उसके बाद एक अच्छा प्रोविजन आया जिसमें एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता है, इसमें मैं एग्जांपल के साथ ही ये ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। कैपिटल गेन के ऊपर है, जब लैंड और बिल्डिंग सेल करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। उसमें कैसा था कि ये एग्जांपल के थ्रू समझे कि पहले जो सेफ हार्बर रूल की लिमिट थी वो 10% थी, जो इस बजट में बढ़ा के 20% करी है। उससे इफेक्ट ये आई कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल लैंड सेल करते हैं, उसकी जो सेल कंसिडरेशन है वो है 50 लाख और वही लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 58 लाख। तो जो प्रीवियस प्रोविजन थे उस हिसाब से, क्योंकि 58 लाख 50 लाख से 50 लाख के 10% मतलब 5 लाख, इसको ऐड करके 55 लाख से ज्यादा है तो सेल कंसिडरेशन भले ही आपको 50 लाख मिला है लेकिन स्टैंप ड्यूटी के बेसिस पे वो 58 लाख काउंट किया जाएगा। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके जो कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन का पेमेंट करना है। मैंने उसके बाजू में एक और एग्जांपल दिया है जिसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रखी है जो 10% लिमिट के अंदर है, तो 52 लाख ना होके 50 लाख ही उसका सेल कंसिडरेशन रहा है। ये सेफ हार्बर रूल का बेनिफिट था जो बढ़ा के जो 10% लिमिट थी उसको बढ़ा के 20% कर दी है। तो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि 58 लाख स्टैंप ड्यूटी वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें 58 लाख के उस 58 लाख को सेल कंसिडरेशन मान रहे थे, उसकी जगह पे 50 लाख को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे। ये एक अच्छा प्रोविजन आया जिसमें इवन कैपिटल गेन में बहुत इफेक्ट होगी। और एक्चुअली ये जो प्रोविजन आया उसके पीछे रीजन ये था कि इंडिया के अंदर जो भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो भी जिनके मतलब इन्वेंट्रीज थी लेकिन वो अभी एसेट में कन्वर्ट हो गई थी, ऐसी बहुत सारी इन्वेंट्रीज पड़ी थी जो वो सेल नहीं कर पा रहे थे। रीजन बीइंग उसकी स्टैंप ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, तो उनको कंपलसरी सेल कंसिडरेशन उससे ज्यादा रखना है वरना तो
कैपिटल गेन की जो लायबिलिटी है वो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बेस पे ही आ जाती है। अभी वो सारे सेल कर पाएंगे 20% बिलो ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी। तो उससे दो बेनिफिट होंगे, लोगों को घर मिलेंगे सस्ते रेट पे, जो बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं और अभी तक सेल नहीं हुआ है, वैसे घर मिलेंगे वो भी सस्ते रेट में, और सामने वाली पार्टी जो सेल कर रही है उनको भी बेनिफिट होगा कि वो उनके जो भी इन्वेंट्री, जो डेड स्टॉक था, वो क्लियर कर पाएंगे। ये वन टाइप ऑफ सेल है, जैसे कोई भी मॉल में सेल आता है वैसा एक ये सेल है कि जिसमें पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, अभी 20% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा है। और एक प्रोविजन आया, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स। अभी ये इंडिया में इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी एम है कि इंडिया में मेक इन इंडिया बनाए, मेड इन इंडिया बनाए, स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्ट करें। नए नए स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने बहुत सारी इवन अलग अलग स्कीम्स दे रखी है। इनकम टैक्स में भी उनको बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जाता था, जिसमें आउट ऑफ 10 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर अगर वो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2021 तक, तो उनको फर्स्ट 10 ईयर में से कोई भी 3 ईयर्स, कॉन्सेक्यूटिव 3 ईयर्स होने चाहिए, बाकी कोई भी 3 ईयर्स वो सिलेक्ट कर सकता है जिसका प्रॉफिट 100% डिडक्टिबल था, मतलब उसका प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो लिमिट जो लास्ट डेट 1 अप्रैल 2021 थी उसको बढ़ा के 1 अप्रैल 2022 कर दी, जिससे स्टार्टअप्स के लिए एक और साल जुड़ गया कि अभी ये साल में भी कोई भी स्टार्टअप ओपन हो रहा है तो उसको भी नेक्स्ट 10 ईयर में से कोई भी 3 ईयर्स में 100% टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अब ये सिलेक्शन उनको करना है कि वो 3 ईयर्स कौन से रहेंगे, स्टार्टिंग के, मिड के या तो एंड के, पर वो कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, बाकी वो कोई भी 3 साल सिलेक्ट कर सकता है। एक जैसे गवर्नमेंट नए नए अमेंडमेंट लाती है तो लोग भी उसके सामने नए नए रास्ते ढूंढते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो लोग रास्ते ढूंढते हैं कि वहां पे मैं कैसे टैक्स ना भरूं। वैसा ही एक रास्ता था कि अगर कोई भी बिजनेस सेल हो रहा है या तो रिस्ट्रक्चर हो रहा है, स्लम सेल के जो ट्रांजैक्शन थे जिसमें पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन स्लम सेल, मतलब कि एक बिजनेस पूरा का पूरा सेल कर दिया एक फिक्स अमाउंट पे, उसके सामने अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन लेते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाता था स्लम सेल के सेक्शंस के अंदर। तो लोग क्या करते थे कि जो स्लम सेल करते थे उसके सामने मॉनेटरी कंसिडरेशन ना लेके उसके सामने शेयर्स या तो दूसरी एसेट्स ले लेते थे, तो उससे वो स्लम सेल ना होके स्लम एक्सचेंज बन जाता था। एंड बहुत सारी कोर्ट्स के रूलिंग आए कि स्लम एक्सचेंज इज नॉट स्लम सेल, एंड स्लम एक्सचेंज कहीं पे भी कवर नहीं हुआ था इनकम टैक्स के अंदर, तो उसको एग्जम्पशन मिल जाता था। इस बजट में उसको कर्टेल करके स्लम सेल की डेफिनेशन में स्लम एक्सचेंज भी जोड़ दिया। तो अभी से वो जो सिस्टम चली आ रही थी अभी तक की कैपिटल गेन बचाने का, कि ये एक्चुअली ये टैक्स इवेजन नहीं था, ये टैक्स प्लानिंग थी, क्योंकि ये लीगल प्रोविजन के हिसाब से ही हो रहा था। तो ये टैक्स प्लानिंग को गवर्नमेंट ने बंद कर दी। इसके बाद एक और प्रोविजन आया, जैसे यही कोई भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन के केसेस में ही एप्लीकेबल होते थे, कि जैसे ही कोई अगर बिजनेस रीऑर्गेनाइज हो रहा है या तो मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है तो उससे गुडविल क्रिएट होती है, वो गुडविल पेमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से वो उनके फॉर्मूलाज के हिसाब से गुडविल बनती है। वो गुडविल का डिडक्शन लोग ले रहे थे, डिप्रिसिएशन ले रहे थे गुडविल के ऊपर। लीगली बरोबर था, वैलिड था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और इवन लोगों का भी इंटरप्रिटेशन यही था कि गुडविल के लिए अगर हमने पेमेंट किया है तो उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल एसेट के जैसे ही। अभी से ये बजट में प्रोविजन आया कि कोई भी, और उसमें इवन कुछ लोग बेनिफिट भी ले रहे थे कि रीऑर्गेनाइज करके उससे बहुत बड़ी गुडविल क्रिएट कर लेते थे, जिसका
मॉनेटरी कोई कंसिडरेशन नहीं था तो भी एक बड़ी गुडविल क्रिएट हो जाती थी और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन सालों साल चार्ज करते थे और उसमें उसका डिडक्शन लेके बेनिफिट लेते थे। ये जो सिस्टम थी उसको गवर्नमेंट ने इस बजट से बंद कर दिया और इस बजट में प्रपोज किया कि अभी से कोई भी गुडविल, कोई भी टाइप की गुडविल हो, वो फिर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन से आए, मर्जर एंड एक्विजिशन से आए या तो गुडविल एक्वायर करने पे भी आए, वो गुडविल के ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे टाइम लोग नाम यूज करते हैं तो नाम के बेसिस, नाम के बदले भी गुडविल पे करते हैं, तो एक्चुअली खर्चा है वो, लेकिन वो खर्चा है, वो गुडविल का खर्चा है, इसीलिए उसके ऊपर से डिप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्रपोजल है इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर का। इसी के साथ वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं इनकम टैक्स के अंदर ही, लेकिन उसमें से जो एप्लीकेबल, मेन एप्लीकेबल चेंजेस है जो रूटीन लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल होंगे, वैसे चेंजेस मैंने कवर किए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो अभी भी पूछ सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी मेंशन किए हुए हैं, उसी पे भी पूछ सकते हैं। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अवकार्य है आपके क्वेश्चंस। लग रहा है लोग थक गए, कोई क्वेश्चन पूछना नहीं चाहता है। तो महेश भाई, मैं सजेस्ट करूंगा तब तक कि महेश भाई आप वोट ऑफ थैंक्स सेलिब्रेट करें तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। यस, ओवर टू सीएम महेश लिम्बाणी सर। ये महेश लिम्बाणी। यस सर। Thank you for, first of all, let me thank you all participants for patiently hearing and sparing your valuable time, and also congratulate MRNP partners for such a good presentation with elaboration, deliberation given for these changes in the budget. And for the participants and for others, we'll look forward for any further webinars on knowledge sharing also. So thank you everyone for all. Thank you very much. Disperse now. Okay. Okay. Thank you. Thank you.